Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss the memory based paper of 2024 for SBI clerk and we are going to discuss the reasoning section here guys. So start से end तक ज़रूर देखिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिस आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम या फिर SBI क्लर्क के लिए. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ये आपको जो हेल्प करेगा ई बुक जिसमें के अंदर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद आंसर कीज. सो आप समझ पाओगे कि क्या लेवल है एग्जाम का और उसी तरीके से आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर पाओगे. तो ये आपके मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प करेगा फॉर बोथ प्री एंड मेंस. ओके, एंड कंप्लीटली फ्री है गाइज ये, और इसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन किया गया है. ओके, सो नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. ये आपका स्टार्टिंग में ही एक स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट है. ठीक है, तो हमारे पास 8 पर्सन्स हैं स्क्वायर टेबल में. 4 ऑफ देम आर सिटिंग इन द मिडिल एंड फेसिंग आउटसाइड. 4 आर मतलब रेस्ट जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं फेसिंग इनसाइड. अब हम इस क्या करते हैं, बिना स्क्वायर के शेप के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ओनली वन या टू केस के हिसाब से. तो एक लीनियर रो के हिसाब से मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से पर्सन्स बैठे होंगे. हमें टोटल 8 अरेंजमेंट बनानी है. एज यू नो कि यहाँ पे ऑल्टरनेट पीपल सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट जो पर्सन्स हैं आपके सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे. तो एक अप साइड एक डाउन साइड वाला इस टाइप से आपका रखना है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस कर रही है इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आउटसाइड और इनसाइड कौन है. अभी आपको बस यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट को कंक्लूड करना है, और लास्ट में जाके कोई भी कंडीशन अब आपकी बताती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपका इनसाइड फेस कर रहा है या फिर मिड में बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, उसके हिसाब से आप इन एरोज का पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा पर्सन आउटसाइड दिख रहा है, कौन सा इनसाइड दिख रहा है. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो. एक तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, आपके केसेस कम बनते हैं, एंड बट यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से अच्छे से सॉल्व हो पाएगा. तो चलिए ट्राई करते हैं. ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एम. एस और एम के बीच में सिर्फ एक पर्सन है. आर एंड एस सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर. दोनों एक दूसरे को फेस करें. सपोज मैं आर और एस को ऐसे करके यहाँ पे लिख लेती हूँ. P does not sit adjacent to N. P जो है वो N के adjacent नहीं है. And Q does not sit between. तो M और R के बीच में यहाँ पे Q नहीं बैठा हुआ है. N sits third to left of M. S does not sit to the immediate left of M. ठीक है, यहाँ पे M से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक कंडीशन थी कि S और M के बीच में एक पर्सन है, साथ ही N जो है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M है. तो अगर M को मैं यहाँ पे रखूं, अलग अलग डायरेक्शन में रख सकती हूँ. एक तो M यहाँ पे आ सकता है और एक इस साइड से भी M आ सकता है, दूसरी साइड से S के. तो आप क्या करो, एक दूसरा केस ऊपर ही बना दो, क्योंकि डायरेक्शन तो आपकी एरोस के साथ सेम ही होगी. तो आप क्या करो, एक बार M को यहाँ रखा, एक बार आप M को एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे रख दो. तो वी हैव 2 पोजिशन फॉर M. तो इसलिए 2 अलग अलग केसेस, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, एक ही रो के अंदर मैंने बना लिया, एक ही अरेंजमेंट में. टाइम सेव हो रहा है. M के जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में, तो आपके पास 1 2 और 3 यहाँ पे N बैठा है, 1 2 और 3 यहाँ पे N बैठा है. उसने क्या कहा लास्ट में, देखो, S डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N. S जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N बैठा ही नहीं है. तो ये जो आपके पास ऊपर की साइड हमने बनाया था पॉसिबिलिटी, वो रॉन्ग है. तो ये आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, या फिर आप इसको कंसिडर अब मत करना. आपके पास नेक्स्ट है T एंड P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है. T और P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब 2 वैकेंट पोजीशन साथ में होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, उसने ये चीज कही है कि T और P इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है. साथ ही आपके पास यहाँ पे Q और आपका 1 सेकेंड, जो सेकेंड वाला केस था उसके अंदर N को, ठीक है, N का हमने मिसप्लेस कर दिया था. यहाँ पे N था ना पहले, इस ऊपर वाले केस में तो कैंसिल आउट हो गया था. M के थर्ड टू लेफ्ट में नीचे की साइड आपका N यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको N को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारा भी है. अब इसके बाद T और P के लिए उसने बोला है. T और P के लिए आपके पास ये 2 पोजीशन वैकेंट एक साथ खाली है, बिकॉज ये अगर एक लीनियर रो की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसका कोई एंड नहीं है, अभी भी साइक्लिक डायग्राम ही है गाइस. तो ये जो पर्सन आपके एंड पे दिख रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है, नेबर्स हैं, वैसे नियर है, एडजेसेंट है. T एंड P आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर. तो T और P ऐसे बैठेगा. साथ में उसने कहा N के नेबर P नहीं है, ये आप देख सकते हो कंडीशन. तो आपके पास यहाँ T होगा और यहाँ पे
P होगा। नेक्स्ट उसने कहा कि Q जो है वो उनके मिड में नहीं बैठेगा, किसके, R और M के मिड में नहीं है, तो आपको Q यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओनली वन पर्सन इज लेफ्ट विच इज O, तो O आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन बन गया। अब देखो उसने एक चीज यहाँ पे कही गई है कि आपके पास R and S सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर, कोई फेस कैसे करेगा एक दूसरे को, तो आप वो अंदर के साइड, मतलब एक दूसरे को अंदर के साइड देखेंगे तभी एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे इनसाइड कौन फेस कर रहा है, कॉर्नर वाले पर्सन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो इनसाइड फेसिंग है वो कॉर्नर वाले पर्सन है। इससे पता चल जाता है कि ये जो R और S हैं, R और S जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। इनसाइड फेस करने का मतलब है वो कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं। तो इसका मतलब जितने भी पर्सन ऊपर साइड देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, वो सारे क्या है, इनसाइड फेसिंग पर्सन्स हैं, और जो नीचे की तरफ देख रहे हैं वो सारे आउटसाइड फेसिंग पर्सन है। सिंपल। क्वेश्चंस देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑपोजिट टू आर, ऑपोजिट कौन है आर से। तो मैं ऐसे करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट पीछे ले लेती हूँ ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। चलो, इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑपोजिट। अब ऑपोजिट एक साइक्लिक डायग्राम है और आपके पास कितने पर्सन है, 8 पर्सन है। तो 8 पर्सन में साइक्लिक डायग्राम में जो ऑपोजिट पेयर होता है उसमें 3 पर्सन बैठे रहते हैं। अब ये साइक्लिक में तो नहीं है पर लीनियर में है, तो इतना तो पता है कि 1 2 3 पर्सन किसी भी ऑपोजिट पेयर के बीच में होंगे। तो ओ के ऑपोजिट कौन होगा, यहाँ पे P होगा। आंसर विल बी P। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, चेक करना। Q सिट सेकंड टू राइट ऑफ P, Q जो है वो सेकंड टू राइट बैठा है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट ही निकल के आ गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू P, P के रेस्पेक्ट में R की क्या पोजीशन है। तो इस साइड को काउंट करो, लेफ्ट साइड है ये, तो 1 2 एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर कौन होगा, TRMS, TRMS, तो ये आपका सी ऑप्शन। फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, लास्ट से चेक करो, M इज इमीडिएट राइट ऑफ S, आई थिंक यही गलत है, तो आपके पास यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट बन गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगो। सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है गाइस, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें एंड देन आगे सॉल्यूशन देखें। ओनली अ फ्यू एप्पल आर मैंगो, नो मैंगो इज बनाना, ठीक है। ऑल प्लम जो है वो सारे इसके अंदर हैं। अब अगर मैंगो का रिलेशन बनाना से नो का है तो प्लम से भी नो का ही होगा क्योंकि वो बनाना के अंदर ही है, ठीक है। तो सम मैंगो कैन बी प्लम कंप्लीटली रॉन्ग होगा, बिकॉज अगर मेरे पास किसी के बीच में नो का रिलेशन होता है तो सम की या पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। एप्पल कैन बी बनाना, कुछ एप्पल बनाना हो सकते हैं, यस, क्योंकि एप्पल का जो कंप्लीट रिलेशन है मुझे बनाना से पूरा नहीं पता, तो इसलिए सम बनाना कैन, सम एप्पल कैन बी बनाना, तो ओनली आपका सेकंड फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर देखो, ट्राई करो आप लोग वीडियो को पॉज करके। ऑल डेट आर मंथ, ऑल डेट आर मंथ, ऑल ईयर आर डेट, तो अभी यहाँ पे जो सारे ईयर हैं वो इसके अंदर हैं। नाउ ओनली अ फ्यू ईयर इज डेट, ये था, और ओनली अ फ्यू ईयर इज डे, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू का पूरा डायग्राम बनाओ, इसको दोबारा बना लेती हूँ, काफी छोटा हो गया। तो ऑल ईयर आर डेट एंड ऑल डेट आर मंथ, तो ओनली अ फ्यू जो ईयर है वो आपका डे भी है। ओनली अ फ्यू का डायग्राम आपने बना लिया। नाउ सम मंथ आर डे, मंथ और डे के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस, ये कॉमन पार्ट ही तो है आपका ये वाला पूरा पार्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सम डे आर डेट, यस, ये भी कॉमन है, तो ये भी आपका कॉमन आ गया। सम डे आर डेट, तो आपके पास दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, ट्रू है। नेक्स्ट, अब आपके पास डिजिट गिवन की गई है, नंबर एक कंप्लीट है, उसमें बोला गया कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको रखा है, अगर नहीं भी गिवन होगा कहीं भी डायरेक्शन तो आप हमेशा दोनों डायरेक्शन से काउंट करोगे, बट अगर स्पेसिफिकली गिवन होगा कि सिर्फ फॉरवर्ड या सिर्फ बैकवर्ड तो आप वही कंसिडर करोगे, ठीक है। नेचुरल नंबर सीरीज में इन डिजिट्स के बीच में उतने ही नंबर होंगे, उतने ही डिजिट्स होंगे जैसे नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 में। तो आपके पास ये नंबर है 386 716 9124, तो आपके पास 3 4 5 6 7 8 9,
तो आई थिंक ये और आपके पास 3 और 9 एक पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद को 9 आता है डायरेक्टली, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 6 7 एक पेयर आपके पास हो गया। 8 9 नहीं, 7 के बाद देखो 8 9 खत्म, 9 तक आपको काउंट करना है बस। 1 के बाद देखो 2 3 4 5 नहीं आएगा। 6 के बाद देखो 7 8 नहीं आएगा। 9 के बाद तो कोई पेयर ही नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है। 1 और 2 एक पेयर बन गया। ये 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन गए। अब बैकवर्ड चलो तो 4 5 6 7 नहीं बनेगा आगे। 2 के बाद देखो 3 4 5 6 7, तो 2 और 7 एक पेयर बन गया। क्लियर। आगे 1 से देखो 2 3 4 5 6, तो आई थिंक 1 और 6 भी बन रहा है यहाँ पे। तो कितने हो गए अभी के लिए मेरे पास? फॉरवर्ड में 3 थे, ठीक है, 1 2 एंड 3। और बैकवर्ड में कितने हो रहे हैं गाइस? बैकवर्ड में अभी तक आपका हो गया 2 से 7, ठीक है, तो 2 से 7 एक आपका हो गया। 1 से 6 आपका एक हो गया अभी के लिए। नेक्स्ट देखो 7 8 खत्म। 6 के बाद देखो 7 8 9, 7 के बाद 8 नहीं हो रहा, 2 3 4 5 नहीं। तो यहाँ पे आपके पास कितने बन रहे हैं अभी? 2 पेयर आपके यहाँ पे बन रहे हैं बैकवर्ड में, ओके। और फॉरवर्ड में कितने पेयर बने हैं आपके टोटल? यहाँ पे बने हैं 3। तो 3 + 2 कितने टोटल हो गए? 5। तो टोटल 5 पेयर्स आपके यहाँ पे निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं हम यहाँ पे, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। तो अननोन नंबर ऑफ पर्संस के अरेंजमेंट है ये। स्टार्ट करते हैं। आर सिट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक फिक्स्ड कंडीशन है, तो लेफ्ट एंड तो हमारा एक ही होगा। आर आपका 5th बैठा है, 1 2 3 4 5। 2 पर्सन्स आर और पी के बीच में है। पी जो आपका सिट्स है राइट टू द आर, तो राइट ऑफ आर के बीच आपको पी के लिए एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई। क्लियर। क्यू जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है, तो सेकंड टू लेफ्ट क्यू आ गया। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ओ। अब 3 पर्सन इधर के साइड तो ओ नहीं आ सकता, इधर के साइड आपका ओ आएगा। ओ हु सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, तो सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। अब आपके दोनों एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये अब पूरा सर्टेन डायग्राम बन चुका है। अरेंजमेंट यही होगी बस, इसके अलावा आप कुछ भी अरेंज नहीं करोगे नया। M sits third to left of R, this is correct. N sits sixth to right of R. तो 1 2 3 4 5 6, तो N आपका यहाँ पे आ गया एंड पे। तो दिस इज द फाइनल डायग्राम। क्वेश्चंस को देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन M एंड O। तो M और O के बीच में 4 और 7, टोटल 7 persons. Who among the following is sitting third to left of N? तो third to left of N कौन है? P. तो आंसर will be P, as all of them are facing north. What is the position of R with respect to Q? Q के रेस्पेक्ट में R की पोजीशन देखो, इमीडिएट लेफ्ट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी सॉल्व क्यों कर रही हूँ ये। देखो गाइस, फर्स्ट इट इज अ प्रीवियस ईयर पेपर टाइप्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि पहले सालों में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब यहाँ पे जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा, आपने क्वेश्चंस थोड़ा बहुत बेसिक सॉल्व किए होंगे, तब जाके आपको जो पेपर सॉल्व है मेमोरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए अगर आपके बेसिक किसी भी चैप्टर का क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आई विल सजेस्ट पहले उस चैप्टर को बेसिक अच्छे से समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड देन आप किसी के भी मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओ। 8 मेंबर्स हैं हमारे पास। मेल मेंबर इन द फैमिली आर लेस देन द फीमेल, मतलब मेल मेंबर कम है, फीमेल ज्यादा है। P इज मैरिड टू M सिस्टर। जो P है वो मैरिड है किससे? M की सिस्टर से। तो P मैरिड है M की सिस्टर से, तो इट मीन्स कि जो P होगा मेल होगा। R इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N, इसको छोड़ दो, एंड मदर ऑफ M, बट यहाँ पे R जो है वो क्या है? R जो है वो मदर है किसकी? M की, फीमेल। T इज द फादर ऑफ O's मदर, तो O की जो मदर होगी उसका फादर कौन है? T है, इसको अलग से रखो। S इज नेफ्यू ऑफ M। S इज नेफ्यू का सिंपल मीनिंग हो गया S यहाँ कहीं होगा, मुझे नहीं पता किससे रिलेट करेगा, इधर भी हो सकता है किसी और का चाइल्ड, राइट। तो अभी मैं S को यहाँ पे बना देती हूँ विदाउट एनी रिलेशन, बट मुझे ये पता है कि वो इसके नीचे वाली जनरेशन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। S जो है वो नेफ्यू है। T इज द फादर इन लॉ ऑफ P। अगर T फादर इन लॉ ऑफ P मिलेगा तो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि T जो है वो फादर इन लॉ ऑफ P है, इसका मतलब P के पार्टनर का फादर होगा वो। तो P के पार्टनर की मदर कौन है यहाँ पे? R, तो फादर T, दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे फिर। एंड हैज 2 डॉटर्स, उसकी 2 डॉटर है। अब जैसे मुझे M का अभी रिलेशन नहीं पता, M का जेंडर नहीं पता कि M मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, और एक थर्ड पर्सन यहाँ पे एक फीमेल बन के आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे M को अभी से
ये नहीं बताएंगे कि वो फीमेल है, उसको बाद में रखेंगे, पर ये ध्यान रखना कि टी की 2 डॉटर मस्ट होनी चाहिए। सन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सन होगा ही नहीं, ठीक है। नाउ आर डज नॉट हैव सिबलिंग्स, आर के कोई सिबलिंग नहीं। अगर आर की तरफ से कोई सिबलिंग ही नहीं है तो आर सिस्टर इन लॉ एन की कैसे लगेगी, टी की तरफ से लगेगी, कि टी जो है वो उसका यहाँ पे एन का भाई हो गया। ओ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, अगर ओ ग्रैंड डॉटर निकल के आ रही है तो ओ भी सबसे नीचे की जनरेशन में आर के इधर पे यहाँ पे होगी। एंड यहाँ पे उसने बोला कि आपके पास टी की जो डॉटर होगी उसका चाइल्ड है यहाँ पे ओ, ये हमने अलग से बनाया हुआ था। एम जो है वो अनमैरिड है, एम कोई मैरिड ही नहीं है। हमारे पास टोटल 8 मेंबर है, 8 से ज्यादा मेंबर हम यहाँ पे रख भी नहीं सकते। अब ये देखो आपने फैमिली ट्री के अंदर या फिर कुछ फिक्स किया है तो कितने मेंबर फिक्स किए हैं, आपने टोटल 7 मेंबर्स के अराउंड आपने चीजें फिक्स कर दी है। सिर्फ एक मेंबर की जो वैकेंट पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे मेंबर को रखना पड़ेगा जिसका अभी तक जेंडर या फिर इस किसी जो जनरेशन अभी तक फिक्स नहीं हुई है, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, विच विल बी MNO पी, पी आएगा नहीं, क्यू, क्यू आएगा। तो क्यू हमने डिस्कस नहीं किया, क्यू आपका कहीं भी आ सकता है। अब देखो मैं क्यू के अलावा मैं किसी और को यहाँ पे नहीं रख सकती, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट जनरेशन, एस और ओ पे ऊपर नहीं आ सकते। तो सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्यू के लिए जगह बचेगी। अब जैसे क्यू यहाँ पे फिक्स हो गया तो इसका मतलब अब कोई नया पर्सन किसी भी मेंबर में किसी भी रिलेशन में नहीं एडजस्ट हो सकता। अगर कोई भी न्यू पर्सन एडजस्ट नहीं हो सकता तो टी की 2 डॉटर्स कहाँ से निकल के आएगी, तो एम को भी डॉटर ही बनना पड़ेगा, तभी उसकी 2 डॉटर का कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल 8 हमने 8 पर्सन रख लिए हैं, रख लिए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ रख लिए हमने। अब यहाँ पे उसने कहा था एस जो है वो नेफ्यू है, तो एस नेफ्यू कैसे हो सकता है, किस इस तरीके से हो पाएगा, तो कंप्लीट फैमिली ट्री बना दिया। अब उसने एक चीज कही थी कि मेल मेंबर जो है वो कम है फीमेल से, तो ऑलरेडी देयर आर 3 मेल मेंबर्स एंड 4 फीमेल, बट मैं एन को मेल बना दूंगी तो 4 मेल एंड 4 फीमेल हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। तो एन शुड बी अ फीमेल मेंबर सो दैट मेरे पास 5 फीमेल आ जाएंगी एंड 3 ओनली मेल आ जाएंगे। क्लियर है। सो हाउ एन इज रिलेटेड टू क्यू, तो एन कैसे रिलेट करता है आपका क्यू से, तो आई थिंक इट विल बी आंट, तो आंट आ जाएगा आंसर में। इफ पी इज रिलेटेड टू क्यू इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू हिज स्पाउस, तो आपके पास उसका स्पाउस कौन है, आर है। हाउ आर ओ रिलेटेड टू आर, ओ रिलेट कैसे करता है आर से, ओ जो है वो आपकी ग्रैंड डॉटर है, ओ इज द ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं गाइज यहाँ पे से। सो नाउ वी हैव वन मोर पजल, इसके उसमें दिया गया है कि मंथ है और डेट्स भी हैं, तो कैसे फिक्स करोगे आप। वी हैव 8 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक आइदर ऑन 12th और 17th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स, तो मंथ्स हैं और 2 डेट्स हैं, तो आपके पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा 12 17 12 17, तो पूरी 8 पोजीशंस आपको यहाँ पे बनानी है। इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और ये सिंपल बन जाएगा, जैसे फ्लोर में हम सॉल्व करते हैं वैसे ही। आई थिंक 8 से ज्यादा बन गया ये। मंथ क्या है, जनवरी है, फिर मई है, जून है, कई बार ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ भी होते हैं, कई बार ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ भी होते हैं, ठीक है। चलो अब आपके पास उसने क्या कहा है गाइस कि डी एंड एफ ओपनड एन अकाउंट इन द सेम मंथ, अब कहीं पे भी आ सकते हैं, इसको बाद के लिए ही रखना। सी ओपनड ऑन द सेकंड अलॉटेड डेट ऑन द मंथ, सेकंड अलॉटेड डेट मतलब किसी मंथ की सेकंड डेट कौन है इसमें, 12th और 17 में कौन होगी, 17th होगी सेकंड अलॉटेड डेट, विच कंटेन्स 30 डेज। अब 30 डेज जनवरी में नहीं हो सकते, मई में 30 डेज नहीं होते हैं, जून में होते हैं और नवंबर में होते हैं, तो 30 डेज इसके अंदर 2 मंथ्स के अंदर है, तो सी अभी कहीं भी आ सकता है, इसको छोड़ दो। एच इज द लास्ट पर्सन टू ओपन द अकाउंट, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। एंड ई ओपन द अकाउंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, ई कहीं पे भी आ सकता है। डी ओपन द अकाउंट ऑन 12th ऑफ मई, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। ई आपका इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। उसने बोला डी और एफ ने सेम मंथ में ओपन किया है अकाउंट, तो ये भी हो गया। अब सी के लिए उसने बोला था कि सी ओपन सेकंड अलॉटमेंट ऑफ द 30 डेज वाला मंथ, तो सेकंड अलॉटमेंट नवंबर का तो कवर हो चुका है, तो सी आपका 17th जून में आ जाएगा। गॉट इट। नाउ जे ओपनड एंड एन अकाउंट इमीडिएट बिफोर ई, अगर इमीडिएट बिफोर ई कोई है तो इसका मतलब ई कांट बी ऑन द टॉप, तो जे आपका जनवरी 12th को आ जाएगा, ई आपका यहाँ पे सेकंड साइड में आ जाएगा। सिंपल। नाउ
जी डज नॉट ओपन द अकाउंट इन द सेम मंथ एज एच। जी ने जो है वो एच के मंथ में नहीं खोला है, तो जो आपका दूसरा बचा हुआ पोजीशन है वो जी के लिए हो जाएगा। आई ने जो है वो मंथ ऑफ नवंबर में खोला है, तो आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बची हुई पोजीशन पे। फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलो, हाउ मेनी पर्सन्स ओपन द अकाउंट बिटवीन जी एंड जे। जी और जे के बीच में 3 पर्सन्स ने ओपन किया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ओपन एंड अकाउंट इन जून। तो जी और सी में से एक का नाम यहाँ पे होना चाहिए, विच इज जी। नेक्स्ट देखो, हु opened an account on 12th of the November, it is I, and which pair of the person opened account in month of January। तो जनवरी में जे और ई ने खोला है। ओपन एन अकाउंट इन द मंथ एज सी, मतलब सी के सेम मंथ में किसने अकाउंट खोला है, दैट इज जी, तो आंसर विल बी जी। ओके, सो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो सादा टाइम आपको सिर्फ पैराग्राफ सॉल्व करने में लगेगा, तो ट्राई करें कि जितना आप यहाँ पे पैराग्राफ सॉल्व करेंगे उतना आपकी यहाँ पे स्पीड बनती रहेगी। चलो, एक और क्वेश्चन पेयर्स ऑफ लेटर वाला है ये अब की बार। इसमें गिवन वर्ड किया गया है आपको हिस्ट्री, तो ये हमारे पास है हिस्ट्री। इसमें काउंट कर लेते हैं गाइस। एच आई आपका एक पेयर हो गया, दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा, तो एच आई जे के एल एम एन नहीं है। आई से देखो, आई के बाद भी जे के एल एम कोई पेयर नहीं मिलेगा। एस के बाद टी आपको मिल गया, यू वी डब्ल्यू नहीं है। टी के बाद देखो यू वी डब्ल्यू नहीं है, पी क्यू नहीं है, सारा खत्म। आगे की साइड से आपको 2 मिले फॉरवर्ड में, और पीछे की साइड मतलब बैकवर्ड से देखोगे तो वाई का तो कोई पेयर नहीं मिलेगा आपको, वाई के बाद के लेटर है ही नहीं। आर के बाद देखो एस और टी, आर एस और टी एक पेयर हो गया। यू वी नहीं आएगा, पी क्यू आर नहीं आएगा, एस के बाद देखो नहीं आएगा। तो ओनली 3 पेयर हमारे पास टोटल यहाँ पे हो गए। ओनली कितने पेयर हो गए, 3 पेयर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन बेस्ड पजल गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में स्किप मत करना, बहुत इजी होता है ये। 5 पर्सन्स हैं, बी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन्स। बी जो है वो टॉलर किससे है, सिर्फ 2 पर्सन से, तो यहाँ पे बी क्या है, फिक्स हो गया, बी आपका फिक्स हो गया। वेट अगर मैं इस तरीके से भरूं जिसमें स्मॉलर साइड में सबसे राइट में रखूंगी, सी जो है वो सॉरी बी इज टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन सी, शॉर्टर देन ई। सी इज शॉर्टर देन डी, सी जो है वो डी से शॉर्टर तो है, और डी हुज हाइट इज लेस देन ओनली 1%। डी की हाइट किससे कम है, सिर्फ और सिर्फ 1% से, तो सिर्फ और सिर्फ 1% से डी की हाइट इस तरीके से छोटी होगी कि जो टॉप पे होगा वो कोई और पर्सन होगा, राइट। अब यहाँ पे ई की पोजीशन बी से पहले या बी के ज्यादा पोजीशन, जो बी की ज्यादा वेट है वो कहाँ पे है, डी से पहले ओनली, एक ही पोजीशन वैकेंट हो गई, तो यहाँ पे ई आ गया। अभी के लिए मेरे पास सी और ए के लिए नहीं पता चलेगा कि सी और ए में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है और लाइटेस्ट कौन है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं गिवन है। सी की जो हाइट है वो 165 है, ये हमें गिवन हो रखा है। अब वो कहाँ पे रखना है वो अभी हमें नहीं क्लियरिटी होगी। तो स्मॉलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है इसके अंदर, हमारे पास यहाँ पे सॉरी हाइट थी ना, हाइट था यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट कौन है हमारा, सी और ए में से कोई भी हो सकता है, तो वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट आंसर। हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, तो टॉलेस्ट कौन है गाइज, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ई आपका। सी इज द शॉर्टेस्ट, कह रहा है कि सी अगर सबसे शॉर्टेस्ट हुआ मान लो तो ए उसके आगे होगा, राइट, और बी यहाँ पे होगा। कह रहा है बी की हाइट अगर 174 है तो आपको पता है सी की हाइट गिवन हो रही है 165, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए, ए की पॉसिबल हाइट इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला नंबर होना चाहिए। तो विच कांट बी 178, विच कांट बी 150, विच कैन बी 170 सेंटीमीटर। तो पॉसिबल हाइट जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे आपका ए का, वो 175 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही ट्रीट करोगे कि ए की हाइट मिली है हमें बाय द गिवन कंडीशन, इसको कहीं और ट्रीट मत करना। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं और क्लर्क के एग्जाम में पूछा जाता है अच्छे से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th टू द राइट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट। दो डायरेक्शन हमें मिली है, तो हमें एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट करना जो इनका यहाँ पे एडिशन हो। तो 8 + 14 आपके पास करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22nd एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, जो कि कहां से होगा, लेफ्ट एंड से होगी। कैसे पता किया हमने, जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन से पूछा जाता है सेम एलिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप उन दोनों डायरेक्शन की पोजीशन को ऐड करते हो। अगर सेम डायरेक्शन से पूछा जाता तब आप क्या करते, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करके 22 निकला, तो आप करोगे 4, 8, 12, 16, 20 एंड 22, ए ऑप्शन, ठीक है।
आई होप आप लोगों का यही ऑप्शन आया हो। तो चलिए इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा गाइस। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने नंबर हैं विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो लेट्स सी द सिंबल्स फर्स्ट। सिंबल्स के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है और फिर से कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर है, पीछे से कॉन्सोनेंट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैं सारे सिंबल्स को क्या करूं, यहां पे ड्रॉप कर दूं, फिर बताओ कि कौन सा जो एलिमेंट होगा वो एट्थ होगा राइट से। तो आपको बस सिंबल्स काउंट नहीं करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। चलो 8 बस काउंट करना है आपको, नंबर भी काउंट कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो इसको ट्राई करो गाइज एक बार, तब तक मैं इसमें ये लिख लेती हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा बस पता चल जाए कहाँ पे क्या है, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास बनाना जो है वो फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोड जो है वो फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा हो, तो आई थिंक एनएक्स 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 आपके पास हो रहा है, तो एनएक्स इसका आंसर आ जाएगा। ऐप का फर्स्ट एंड लास्ट में रिपीट हो रहा है। सिमिलरली फ्रूट भी आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड में रिपीट हो रहा है, एप्पल भी और फ्रूट भी दोनों, राइट। और कहीं को दोनों नहीं हो रहे हैं रिपीट। तो एप्पल और फ्रूट जो है वो स्पेसिफिक नहीं बताएंगे क्योंकि दोनों ही फिर से एक ही स्टेटमेंट में गिवन किए गए हैं। तो विच इज अगेन इनके लिए हो जाएगा क्यूटी या फिर वाई, सिमिलरली क्यूटी या फिर वाई। चेरी के लिए क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वीएम आपका यहाँ पे। मैंगो आपका सेकेंड एंड लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो जेड के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ऑरेंज फर्स्ट एंड इसमें रिपीट हो रहा है, तो आरटी आपका बचा हुआ है, ये हो जाएगा। ग्रेप्स आपका बचा हुआ है, तो आई थिंक डीपी बचा है, हाँ डीपी बचा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में लेमन है, तो ईओ लेमन के लिए हो गया। सो हमने हर किसी का यहाँ पे अभी तक कोड का फाइनलाइज कर रखा है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरटी। आरटी के लिए ऑरेंज देख लो आप, बस ऑरेंज देख लिया हमने, ऑरेंज आंसर आएगा। एप्पल लेमन फ्रूट को क्या से लिख सकते हो आप, देखो एप्पल और फ्रूट का तो एक ही है। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिक भले ही नहीं पता पर दोनों तो मेंशन हो रखे हैं, तो दोनों का जो कोड है वो यहाँ पे मेंशन होगा। बस आप ये देखिए कि कैस कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये कोड प्रेजेंट है। और लास्ट में क्या है लेमन, तो ईओ। तो आपके पास ईओ तो पक्का होना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। साथ में क्यूटी एंड वाईएल होना चाहिए, तो क्यूटी वाईएल नहीं है साथ में, क्यूटी वाईएल नहीं है साथ में, क्यूटी वाईएल एंड ईओ सी ऑप्शन में करेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड है, तो यही आपका आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास है एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गाइस, इसको ट्राई करो। सो क्यू ग्रेटर डब्ल्यू कब कैसे आएगा, यहाँ पे तो डोर पहले ही क्लोज हो गया, रास्ता बंद हो गया। फिर आपके पास यू से टी की तरफ देखोगे तो आपके पास यू से लेकर टी की तरफ ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, तो यू ग्रेटर टी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो पी ग्रेटर एम, तो पी से लेकर एम की तरफ पी ग्रेटर एम करेक्ट आ जाएगा। जे से लेकर एस की तरफ देखोगे तो जे से आप आगे नहीं बढ़ सकते, रास्ता पहले ही क्लोज हो गया, यू डोंट नीड टू चेक फर्दर, आपके पास फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों के ये दोनों ही आंसर करेक्ट आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो गाइज देखो, अब इनइक्वालिटी आपका इसका मतलब बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको फिर से इस चैप्टर पे जाना चाहिए, 20-25 क्वेश्चन आराम से लगाओ और तब फिर से वापस से कोई टेस्ट दो। चलो सो नाउ वी हैव द लास्ट सेट ऑफ दिस वीडियो। सो इसमें देखिए क्या कहा गया है हमें, 8 बॉक्सेस है हमारे पास एंड दे हैव डिफरेंट फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स हैं, वन अबव द अदर उनको रखा गया है। तो जब भी ऐसे बॉक्स टाइप का हो और आपके पास कुछ फिक्स कंडीशन ना मिले कुछ भी रखने में, तो आप एक रफ डायग्राम, एक रफ अरेंजमेंट बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन कंडीशंस को एक साथ यूज कर सकते हो कुछ कुछ। जो
नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब मेरे पास है बॉक्स एच इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ग्रेप्स, तो मुझे पता है कि ग्रेप्स के जस्ट अबव आपके पास यहाँ पे कौन होगा, एच बॉक्स होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं अभी ग्रेप्स और एच को कहीं भी रख सकती हूँ, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी के लिए। नाउ देर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन चेरी एंड ग्रेप्स। अब ये क्या है, हमारे पास नहीं पता कि अभी चेरी ऊपर है या ग्रेप्स ऊपर है। सेकंड चीज की आपको ये भी नहीं पता कि मोर देन 3 में कितना आएगा। मोर देन 3 का मतलब एटलीस्ट 4 तो होता ही है, 4 5 कितना भी हो सकता है, 6 बॉक्सेस भी इनके बीच में हो सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि चेरी और ग्रेप्स के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस, यहाँ पे मोर देन 3 में 3 इंक्लूड नहीं होगा, 4 5 6 ऐसा हो सकता है, ठीक है, ग्रेप्स और चेरी के बीच में। इसको यहाँ पे रख लो। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड बी एंड डी डज नॉट हैव ग्रेप्स। तो डी आपके पास ग्रेप्स में नहीं है, मतलब डी में ग्रेप्स नहीं है। 2 बॉक्सेस डी और बी के बीच में है। ओनली 1 बॉक्स है बी और एच के बीच में, ये भी बना लो। अब एच और बी में से कुछ कनेक्शन मिल गया, तो अब हमें कुछ चीजें मिल रही है जो हम फिक्स कर सकते हैं कि एच रखा, ग्रेप्स रखा, बी रखा, एच रखा, है ना, फिर डी रखा, तो ये हम कर सकते हैं। बट लेट्स सी, कुछ हमें जी और एच के बारे में आगे भी कहा गया है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड एच विच हैव प्लम। तो एच के अंदर क्या है, प्लम है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जी और एच के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड एफ। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस किसके बीच में हो गए, जी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे इतनी सारी कंडीशन हमें मिल रही है बिटवीन वाली, काफी यूजफुल होने वाली है गाइज ये। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे बोला गया है जे एफ विच हैव ग्वावा, तो जी एफ के पास क्या है, ग्वावा है। द पपाया बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव जी, तो जी के जस्ट अबव यहाँ पे पपाया बॉक्स रखा गया है। जी के इन्फॉर्मेशन हमें काफी ज्यादा मिली हुई है अभी के लिए जी एच के बारे में, फिर भी पढ़ लेते हैं आगे, काफी इन्फॉर्मेशन अभी भी आगे है। देखो पपाया प्लेस्ड है। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन कीवी एंड ग्रेप्स। कीवी और ग्रेप्स के बीच में भी आपके पास देयर आर मोर देन 3। अब देखो यहाँ पे मोर देन 3 का क्या मतलब है, ग्रेप्स कीवी और चेरी के बीच में तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है हमें। तो आपके पास कीवी और ग्रेप्स के बीच में भी हमें नहीं पता कि कीवी ऊपर है या ग्रेप्स ऊपर है, अभी के लिए ये चीज ऐसी ध्यान रखना। मोर देन 3 बॉक्सेस हैं। चेरी बॉक्स जो है वो टॉप पे नहीं होगा, ये पोजीशन याद रखना कि चेरी जो है वो सबसे टॉप पे नहीं होगा। देर अब देखो यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दी है, तो नंबरिंग 1 2 3 भी कर सकते हो, 8 7 6 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 80 बॉक्स है ना, यस। देयर इज सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डी, सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डी एंड एफ एज बिटवीन सी एंड डी। डी और एफ के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने आपके क्या है, सी और ई के बीच में है। यहाँ पे आपको क्या कहेगा, एप्पल बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द बनाना बॉक्स। इसको भी मैं अब सबको ही पढ़ लेते हैं, सारा हमने पढ़ लिया वैसे। एप्पल बॉक्स है वो जो आपके प्लेस्ड अबव लिखा है, कहीं ना कहीं ऊपर है। ई इज नाइदर हैव एप्पल नॉर पपाया। ई के पास ना ही एप्पल है ना ही क्या है, पपाया है। G is placed above H। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया कि G जो है वो H के ऊपर है, तो G जो है वो H के ऊपर है, यहाँ पे मैंने साथ में ही मेंशन कर दिया। बट H इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, ये भी ध्यान रखो, H आपका कहाँ पे है, बॉटम में नहीं है। H आपका बॉटम में नहीं है, चेरी आपका टॉप पे नहीं है, 2 चीजें हैं आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ से टेबल बना लेते हैं जो जो हमने यहाँ पे रखा है। तो मैं अब रखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 करके, ठीक है। अब काफी चीजें हम एक साथ अगर यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे हेल्प मिलेगी और हमारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी डिक्रीज होगी गाइस साथ के साथ, इसलिए हमने ये किया है। अब देखो इसने कहा कि एच और प्लम का था। एच के लिए देखो क्या क्या चीजें हैं, जी और एच का देखो पहले। एच आपका बॉटम पे नहीं आएगा, एच के तुरंत नीचे आपका ग्रेप्स है, वैसे भी तो ये होगा भी नहीं। ग्रेप्स आपका जो एच है उसके ऊपर जी है, कितने पोजीशन, 3 पोजीशन या 3 पोजीशन छोड़कर है, 3 गैप का छोड़कर है, क्लियर है। चलो अब यहां पे ऐसा करते हैं, जी और एच से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 एच को रखना स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है। तो देखो एच यहां आएगा, एच के अंदर ग्रेप्स होगा, सॉरी प्लम होगा, एच के 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर जी, करेक्ट पोजीशन हो गई, ये हमारा फिक्स यहाँ पे हमने ये कर लिया है। एच के अंदर क्या है, प्लम है, ये भी हमारे पास है, और एच के तुरंत नीचे क्या है, ग्रेप्स है, ये भी हमारे पास है, ठीक है। अब देखो एच के तुरंत ऊपर ग्रेप्स है, ये हो गया। जी के तुरंत ऊपर कौन है, पपाया है, ये हो गया, ठीक है। अब कुछ फिक्स मिल रहा है जी के लिए, जी और एफ के बीच में मेरे पास 2 हैं, तो 2 यहां पे हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है।
अब देखो आगे और फिल कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ना कि एच आपका यहाँ पे ही हो और जी आपका यहीं पे हो। एच की अब हमने सबसे नीचे से पोजीशन चेक करी, तो एच तो लास्ट पे नहीं आ सकता बट सेवेंथ पे आ सकता है, तो सिक्स्थ पे भी आ सकता है। लेट्स सी कि जो हमारे पास अरेंज हो रहे हैं जी और एच, वो सिक्स्थ से अरेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी और एच के बीच में तीन पोजिशन होंगी, तीन बॉक्सेस होंगे बेसिकली। जी के तुरंत ऊपर पपाया। अब देखो जब पपाया टॉप पे आ चुका है तो जी के इसके ऊपर की पोजीशन अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जी यहीं पे होगा, बिकॉज पपाया के लिए टॉप पे ही पोजीशन अब लास्ट बची हुई है। तो यही दो केस अब लास्ट में मेरे बन रहे हैं। अगर आप देखो डायरेक्ट बनाते ना इसको, आपके मल्टीपल केसेस बन जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब कभी आपको कुछ भी चीजें फिक्स ना करने को मिले या फिर ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिख रही हो। क्लियर है? एच के अंदर प्लम है, जो जो चीजें फिक्स है उनको आप फिक्स कर दो। एच के तुरंत नीचे ग्रेप्स है। साथ में उसने कहा जी और एफ के बीच में दो हैं, तो जी और एफ के बीच में दो हैं। गुआवा है एच के एफ के अंदर, तो गुआवा आपका यहाँ पे आ जाएगा, गुआवा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? एच और बी के बारे में भी कुछ है, तो फर्स्ट केस में बी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस में देखो बी की दो पोजीशन है, अब या तो यहाँ आएगा बी या तो यहाँ आएगा बी, राइट? अब देखो बी और डी के बीच में उसने कहा दो है, तो बी और डी के बीच में अगर दो पोजीशन या दो बॉक्सेस होंगे तो आपके पास बी कांट बी एट द बॉटम मोस्ट लास्ट में। सेकंड केस में बी आपका ग्वाभा के इमीडिएट ऊपर ही मिलेगा हमें, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? फर्स्ट केस में तो फिक्स ही है बी। अब बी और डी के बीच में उसने कहा दो बॉक्स है, तो दो बॉक्स में आपके पास फर्स्ट केस में डी की दो पोजीशन आ गई, फर्स्ट केस में डी की दो पोजीशन आ गई। ठीक है? ओके। नेक्स्ट केस में भी देखो सेकंड वाले में बी के ऊपर दो डी यहां आ सकता है, बी के ऊपर दो डी यहां पे भी आ सकता है, बट उसने कहा कि जो ग्रेप्स है वो डी नहीं है। अगर ग्रेप्स डी नहीं है तो अब हम यहां से डी की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं टॉप पे और सेकंड पोजीशन पे पपाया पे। क्लियर है? तो अभी हमने इतनी सारी पोजीशंस को यहाँ पे फिक्स कर लिया है गाइस। ग्रेप्स और कीवी और ग्रेप्स और हमारे पास चेरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको उससे पहले अभी ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे हम कुछ और फिल कर सकते हैं या नहीं। डी और एफ हो चुका है वैसे, सी और ई, तो डी और एफ के बीच में दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास तीन पोजीशंस हैं, तीन बॉक्सेस हैं, तो सी और ई के बीच में भी तीन ही बॉक्सेस होने चाहिए फिर। तो सी और ई दोनों ही नहीं है, पर इतना हमें पता है कि सी और ई में से दोनों को यहाँ पे आना पड़ेगा। सी और ई में से दोनों को यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके अलावा कोई पोजिशन नहीं है। सिर्फ एक बॉक्स बच रहा है विच इज ए, तो ए आपका सबसे यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे आ जाएगा दोनों ही केसेस के अंदर। एप्पल बनाना के ऊपर है, अभी एप्पल कहीं भी रख सकते हो। ई जो है वो बनाना है, एप्पल और पपाया दोनों ही नहीं है। ठीक है? ओके। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी फिल कर दिया है। चेरी को देखो सबसे पहले, ग्रेप्स ये रहा, तो 1 2 3 4 एटलीस्ट इसके बीच में होना चाहिए चेरी। तो चेरी का आपके पास यहाँ पे किसी के लिए कुछ कहा गया था चेरी का, ठीक है, तो चेरी कैन बी हियर। ठीक है? और चेरी आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक है? सेकेंड वाले में देखो ग्रेप्स यहाँ है तो 3 और 4, चेरी आपका सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है, इसके अलावा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा ग्रेप्स और कीवी के बीच में। अब ग्रेप्स और कीवी के बीच में देखोगे ना गाइस, तो मोर देन 3 बॉक्सेस आपके नहीं मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 पे गैप करके तो चेरी आ गया, उसके ऊपर जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड केस आपका कैंसिल्ड आउट हो गया। अब यहाँ पे ग्रेप्स में चेरी और कीवी का ये दो पोजिशन हमें अभी मिलके रहेगा, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे आएगा, मोर देन 3 बॉक्सेस दोनों में है। क्लियर है? अब आपके पास है एप्पल जो है वो बनाना के ऊपर, तो एप्पल आपका बनाना के ऊपर हमने रख दिया, यहाँ पे बनाना के ऊपर एप्पल रख दिया। तो ई जो है वो दोनों में से, एप्पल और पपाया में से कुछ भी पसंद नहीं करता, तो सी और ई भी फिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, सी और ई भी आपके फिक्स हो जाएंगे। अब देखो कुछ हम यहाँ पे से चेरी और उसके लिए कर सकते हैं क्या? हाँ, उसने कहा चेरी इज नॉट द टॉप, तो चेरी आपका टॉप पे है ही नहीं, तो अगर चेरी टॉप पे नहीं होगा तो कीवी आपका टॉप पे हो जाएगा और चेरी आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमने याद रखना था, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कीवी है। तो वी हैव कंप्लीट आंसर। ओके, तो चलिए इसका आंसर सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द वन हु हैव, ओके, द बॉक्स ऑफ गुआवा एंड ए। काउंट करो, 1 2 3 4 4, 4 पर्सन है, 4 बॉक्सेस है, सॉरी 4। एज मेनी बॉक्सेस एबव एच एज बिलो द बॉक्स। एबव एच यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो बिलो डी भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6, डी यहाँ पे आंसर है। विच आर द फॉलोइंग बॉक्सेस कीवी इज प्लेस, मतलब कौन से बॉक्स पे कीवी है, ए के अंदर है। इनमें से डिफरेंट बताओ क्या है, ई प्लम,
एफ गुआभा, टी पपाया, ए कीवी एंड बनाना। सो आई थिंक यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास ए कीवी है, एक ई जो है हमारे पास, ई के अंदर प्लम नहीं है, ग्रेप्स है। तो यही आपका डिफरेंट है, बाय बिकॉज सबके अंदर उन्हीं का फ्रूट है और उन्हीं का फ्रूट के साथ उनकी पेयरिंग की हुई है। विच बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड द एंड बॉक्स विच हैव एप्पल्स, एप्पल एंड डी, डी के बीच में क्या है, बिल्कुल चेरी, द बॉक्स विच हैव चेरी इन इट। ओके, चलो, सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर गाइज, फाइनल क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने काफी क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है सॉल्व करने में, टाइम बहुत लग रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब अभी आप काफी पीछे हो, आपको और मेहनत की जरूरत है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को निखारो और उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करो थ्रू योर प्रैक्टिस सेशंस। ओके, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना सीखो। यहाँ पे आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो बैंकिंग महापैक है आपकी 6 बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा आपको। और यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड यहाँ पे आपका क्वांट्स का, आपके चैप्टर वाइज क्विजेस दी गई हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, आपकी मिनी मॉक टेस्ट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखें तो आपके पास जैसे डिस्कशन फोरम हो गया, जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो अपने डाउट्स को, आपको मेंटोर सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। इफ़ यू आर समवन जो पीओ के लिए तैयारी कर रहा है, तो इंटरव्यू तक का आपको गाइडेंस यहाँ पे कवर होता है। तो कंप्लीट प्री से लेकर आपकी सिलेक्शन तक के प्रोसेस तक का यहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिलता है गाइज। सो इफ़ यू आर समवन जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, सो आप डेमो लेक्चर्स देखिएगा, इसका डेमो लेक्चर्स भी आप लगा के समझोगे कि ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा। तो आपको इसी जो कोर्स है इसका लिंक जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। और edutab.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। साथ ही अगर आप यहाँ पे आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हो इन फ्यूचर, तो आप आरबीआई प्लस बैंकिंग का एक कॉम्बो कोर्स है गाइस, जिसके लिए आप यहाँ पे इस कोर्स को देख सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग दोनों को परचेज करने की जरूरत फिर नहीं होगी। दोनों में ही आपके सारी चीजें कवर है। जैसे बैंकिंग का आपका महापैक का सारे जो यहाँ पे कवर है राइट साइड वाले में, तो वही आपका कॉम्बो कोर्स के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम edutab.in वेबसाइट पे विजिट करें तो किस तरीके से आपको यहाँ तक पहुंचना है गाइस, edutab.in वेबसाइट आपने विजिट किया, आपको कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज यहाँ से चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करके स्क्रॉल करना है एंड दिस, ये जो आपको जो कोर्स है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नो मोर पे जाके और भी काफी सारे डिटेल जो है वो आप इन कोर्स के बारे में जान सकते हो। सो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है, और वैलिडिटी भी गाइज आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हो, तो काफी आप यहाँ पे इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज कर पाओगे और सही तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे। सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी ऑफ फॉर एसबीआई क्लर्क, एंड आई होप यहाँ पे से आप सारे ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे होंगे। और याद रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, इंप्रूवमेंट लेके आ पाओगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।